गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम की। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन में। और दूसरी चीज गाइस, ये आपके मार्क्स में पूरी तरह से पूछेगा 5 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। और ये टॉपिक है बहुत ही इजी, बस इसको समझना है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज के बाद ये जो 5 या 4 मार्क्स है आपके एग्जाम में पक्का सॉलिड आएगा। सॉलिड आप इसको लिख भी सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आप बस देखते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम। जिन्होंने जो बच्चे अभी तक गॉसियस थ्योरम के लेक्चर को नहीं देखे हैं, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको जा करके देख सकते हैं। लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपको सारे लिंक वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला एप्लीकेशन है गॉसियस थ्योरम का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। अब ये स्फेरिकल सेल क्या होता है इसको देखते हैं गाइस। स्फेरिकल सेल किसे कहते हैं इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो बात करेगा इस स्फेरिकल सेल की, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए स्फेरिकल सेल का वो होता है क्रिकेट बॉल। और अगर मान लीजिए उसके सरफेस में हर तरफ से चार्ज है, बराबर मात्रा में चार्ज फैला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे चार्ज स्फेरिकल सेल। अब इस चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, इसको हम लोग निकालेंगे गॉसियस थ्योरम से। एक चीज और गाइस, गॉसियस थ्योरम की मदद से हम लोग 3 डिवाइस को पढ़ेंगे, 3 तरह का कंडक्टर, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। बेसिकली गॉसियस थ्योरम का जो यूज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही निकालने के लिए किया जाता है। पहला डिवाइस अभी हम पढ़ा रहे हैं स्फेरिकल सेल, दूसरा आपको कंडक्टर पढ़ाएंगे एक लॉन्ग रॉड, मतलब एक रॉड के कारण किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। और तीसरा एप्लीकेशन है हमारा ए स्फेरिकल चार्ज सॉलिड चार्ज सीट, मतलब चार्ज सीट बोल सकते हैं, एक सरफेस एरिया, मतलब कॉपर का सीट या किसी भी प्रकार का कंडक्टर का सीट, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। ये तीनों का तीनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे गाइस, तो चलते हैं वीडियो में। देखिए बच्चे, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है, और हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करवा चुके हैं गाइस। सारे वीडियोस के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप वहां से ईजिली आप उसको देख सकते हैं। जो बच्चे देख चुके हैं और भूल चुके हैं वो एक बार जा करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और इस पॉइंट P पर जहां पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए भी हम स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट को के लिए भी डॉटेड लाइन से, और जिसका रेडियस है कैपिटल R। यहाँ जो एरिया वेक्टर है ds, उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम है। ये सेम क्यों होता है वो गॉसियस थ्योरम में हम एक्सप्लेन किए हैं, एक बार आप जा करके देख सकते हैं गाइस। देखिए, इस स्फेरिकल सेल के सेंटर में सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q। नहीं तो इसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा बॉडी है वो क्या है, एक चार्ज स्फीयर है, मतलब इसके हर पॉइंट पर चार्ज है। एक चीज और बच्चे, इस सेंटर पे चार्ज नहीं है, चार्ज जो है इसी जगह पर है। तो यहाँ पर जो चार्ज है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ये जो ऊपर में चार्ज है इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा रहा है। देखिए, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एज शोन इन द फिगर। मान के चलते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिस तरह की फिगर में दर्शाया गया है। 3 केस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए। 3 केस, ये 3 केस कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए गाइस, ये एक स्फेरिकल सेल है। एक केस तो ये कि मान लीजिए इसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। दूसरा केस ये कि इसके सरफेस पर निकालना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। और तीसरा केस इसके बाहर कहीं निकालना है। तो तीनों केस है आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। एक एक करके तीनों केस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए गाइस, हमारा पहला केस है आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, मतलब स्फेरिकल सेल के बाहर। देख लीजिए, स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है स्मॉल r, यहां पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, चार्ज इसके बाहर है, और हमको निकालना है पॉइंट P पर जो कि आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है। तो देखते हैं गाइस आगे।
एक बार समझ लेते हैं कि ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको पिछले लेक्चर में ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं उसके लिए एक बार क्विक में रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चे, मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। सोर्स चार्ज हम बताए थे कि एक बड़ा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज जो है छोटा चार्ज होता है। तो ये वाला जो चार्ज है कैपिटल क्यू, वो स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। अब ये बताइए कि फोर्स लगा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर से इधर। मतलब, और अगर मान के चलते हैं कि इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलॉम हो तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो फोर्स लगा रहा है, अगर इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलॉम हो तो इस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ। अब हम लोग मान के चलते हैं बच्चे कि एक टेस्ट चार्ज यहां पर है और सोर्स चार्ज यहां पर है, इसको फोर्स लगाए तो इधर भागेगा, टेस्ट चार्ज भागेगा। अब टेस्ट चार्ज जब भागेगा तो यहां पर जब वो था तो यहां पर जो सरफेस इसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है और यहां पर एक दीवार है और दीवार में एक छोटा सा ईंट है, मतलब बहुत सारा तो ईंट होगा, एक छोटा सा ईंट है जिस पर ये पत्थर टारगेट किया हुआ है, इसको मार के भगाना है। तो इसको जोर से टक्कर मारेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये जो स्टोन है, सॉरी ये जो तो आपका जाकर के ब्रिक है, ये जो ईंट है, इसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। अब वो एरिया किधर भागेगा? फोर्स के डायरेक्शन में ही भागेगा। मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए बच्चे, वी नो दैट फ्रॉम द गॉसियस थ्योरम, हम लोग गॉसियस थ्योरम से जानते हैं कि ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ई डॉट डी एस, यहाँ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस है एरिया वेक्टर, जो स्मॉल एरिया आपको हम बोले। अब एक चीज देखिएगा, इस ई और डी एस दोनों के बीच है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट हटता है तो कॉस लगता है, और क्रॉस हटता है तो क्या लगता है बताइए? साइन लगता है। तो यहां पर डॉट हटा तो लगेगा कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हम लोग एक चीज देखेगा इस कि ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब दो क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। मतलब यहां ई और डी एस दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग सब्जेक्ट को जानते हैं गाइस कि cos 0 का वैल्यू होता है 1 और ई डी एस cos 0 के जगह हो गया 1 और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 समथिंग, मतलब ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, डी एस का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट निकालने का तरीका एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस इंटीग्रेशन करना है वो एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो जो टर्म डी के साथ है वही टर्म अगर पीछे होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। डी के साथ क्या है? एक्स, और पीछे कौन सा टर्म है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन पीछे अगर जेड रह जाता, मतलब डी के साथ एक्स है और पीछे एक टर्म जेड है, मतलब ये जो टर्म है वो डी वाला नहीं है। मतलब डी से जो मिलता जुलता टर्म है, जो मिलेगा वो टर्म कांस्टेंट नहीं होगा, उसके अलावा कोई दूसरा टर्म होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब z जो है यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा और z बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी प्रकार से यहाँ हम अगर देखेगा इस तो d के साथ s था और पीछे e था तो e हो गया कांस्टेंट, मतलब e इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग सब जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए ds का इंटीग्रेशन s, मतलब es बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज देखिए गाइस, ये जो बॉडी है वो क्या है? एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस क्या है? मतलब रेडियस इसका r है। अब यहां पर जो सरफेस एरिया होगा वो किसका होगा? इसी स्फेरिकल सेल का ना होगा गाइस। तो हम लोग s के जगह पर देखेंगे। देखिए हियर s बराबर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ देखिए बड़े जो स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया होगा, जो रेडियस है वो है कैपिटल R। देखिए गाइस, ये जो बड़ा स्फीयर है इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R, मतलब 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो देखिए गाइस, ES के जगह S के जगह हम 4 पाई r स्क्वायर बैठाएं तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए गाइस,
ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई निकालना चाहें तो 4πr² इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, मतलब 1/4πr² इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर 1/4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको हम इधर उधर अरेंज करें तो हम पाएंगे ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इधर, r² इधर, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये पहला केस के लिए, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए। हमारा दूसरा केस है गाइस ऑन द स्फेरिकल सेल, मतलब ये जो स्फेरिकल सेल है इसके ऊपर ही, यहीं पर, मतलब देखिए ये स्फेरिकल सेल था, इसके ऊपर ही पॉइंट पी पर हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब इसका रेडियस स्मॉल r हो जाएगा। देखिएगा एक बार, देखिए जब हमने आउटसाइड निकाला तो इसका बड़ा रेडियस कैपिटल R रहा, लेकिन अगर हम इसी पॉइंट पर निकालें, इसी जगह पर, तो स्मॉल r हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पर ये जो है ये स्मॉल r रेडियस है, ये बड़ा वाला का जो रेडियस है ये है कैपिटल R। तो अब हम लोग का रेडियस की जगह हो जाएगा स्मॉल r। वीडियो नहीं समझ में आता है गाइस तो एक बार पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। वी नो दैट फ्रॉम द गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम से हम लोग जानते हैं गाइस क्या होता है कि ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने तुरंत आपको बतलाया। अब सिमिलरली फिर से यहां पर चलेगा, ई डॉट डी एस की जगह ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर फिर से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, सेम। अब हम लोग सब जानते हैं कि बच्चे की cos 0 का वैल्यू होता है 1 और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू समथिंग, मतलब ई डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चे यहाँ पर फिर से ई जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी एस का इंटीग्रेशन एस, तो ई एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एस क्या है, इस छोटे सरफेस का स्फेरिकल सरफेस का एरिया है, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, मतलब हियर s बराबर सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, और इसका वैल्यू होता है 4πr², मतलब s बराबर हो जाएगा 4πr²। मतलब अगर हम s के जगह 4πr² बैठाएं तो हम लोग पाएंगे e इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा इस, मतलब e इक्वल टू इधर 4πr² मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में 1/4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को अगर हम अरेंज करके लिखें, मतलब इस एप्सिलॉन नॉट को इधर और r² को इधर, तो e इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ये है दूसरे केस का एक्सप्रेशन। देखिए एकदम स्लाइड सा वेरिएशन है, उसमें रेडियस की जगह सिर्फ यहाँ कैपिटल R था, यहाँ स्मॉल r है, बाद बाकी एक्सप्रेशन सेम। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि इन द इक्वेशन, मतलब कि इन दिस इक्वेशन इफ वी रिप्लेस r by r we will get 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। सिंपली ये कब करेंगे, इस फिगर के नीचे हम लोग सिंपली लिखेंगे इफ वी रिप्लेस r by r we get this, सिंपली। अब देखते हैं केस नंबर 3। गाइस हमारा तीसरा केस है इनसाइड द स्फेरिकल सेल। देखिए जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, अगर हम अंदर निकालें, एक स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर अगर हम निकालें तो देखिए बच्चे जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इस जगह पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बच्चे हम लोग जानते हैं गॉसियस थ्योरम से कि ई डॉट डी एस बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहां पर हमको निकालना है इनसाइड द स्फेरिकल सेल, लेकिन इनसाइड द स्फेरिकल सेल अगर हम देखें स्फेरिकल सेल के अंदर, तो क्या कोई चार्ज है, नहीं, नो चार्ज, मतलब Q इक्वल टू 0, सॉरी Q इज इक्वल टू 0, यहां पर Q इक्वल टू 0 है। देखिए बट इनसाइड द स्फेरिकल सेल देयर इज नो चार्ज, मतलब Q इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन में Q की जगह हो जाएगा 0, मतलब E डॉट डी एस बराबर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब E डॉट डी एस इक्वल टू 0 बिकॉज 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर भी हो जाएगा 0। इस तरह से ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हुआ। एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है तो कहां से कहां तक लिखना है बताते हैं। स्टार्टिंग से पूरा कंसीडरेशन से लेकर के तीनों केस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के हम जितना आज बताएं वो कंप्लीट का कंप्लीट डिट्टो आपको आपके एग्जाम पेपर में लिख करके आना पड़ेगा गाइस। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया इसका रीज़न भी ज़रूर बताइएगा गाइस। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आगे हम लोग
प्लान कर रहे हैं। संडे संडे को आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इस संडे से हमने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा वीडियो उस दिन लेंदी हो सकता है, हाफ एन आवर या हाफ एन आवर से ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको डील करने पड़ेंगे गाइस। और साथ ही साथ एक बार फिर से हम लोग जो है रिवीजन कर लेंगे, अभी तक माइंड मैप बना लेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। और साथ ही साथ गाइस कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं डेली फिजिक्स प्लस जीएस का पोर्शन, जो यूपीएससी, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो जो बच्चे 12th के इसको देख रहे हैं, उनके भैया या दीदी या कोई भी रिलेटिव्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ अब इसको शेयर कर सकते हैं गाइस। और एक चीज़, वीडियो पसंद आता है तभी शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके कारण जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आया, ताकि हम लोग उस कारण को आगे इंप्रूव कर सकें। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और देखिए, थोड़ा पसंद आता है तो कहीं कहीं शेयर कर दीजिए कीजिए, ताकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और हमारा थोड़ा मोटिवेशंस भी मिलते रहे हमको। थैंक्स गाइड। और एक चीज़ और है, लास्ट टाइम थोड़ा सा टाइम आपको और लूँगा। एक चीज़ और गाइस कि ये जो वीडियो है ये आपको आसान लगा या नहीं? यस तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, नो तो कमेंट सेक्शन में नो लिखिए कि आसान नहीं लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर डिफिकल्ट लगेगा तो और लूसेंट तरीके से देखते हैं, अगर इससे भी कोई लूसेंट तरीका होगा तो ढूंढ के निकाला जाएगा। तब तक लिए बाय गाइस। इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल।